साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल और करंट अफेयर को लेकर के जो प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, उन्हीं में से एक यहाँ पर प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज को यहाँ पर हम लोग या टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और ये प्रश्न आपके यूपी पीसीएस 2024 के साथ साथ आरओ एआरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी, उन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और अन्य जो भी परीक्षाएं होंगी आपकी, चाहे यूपी ट्रिपल सी की या यूपी पुलिस की, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके क्षेत्रफलानुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब अवरोही मतलब बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 5 यहाँ पर जिलों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा प्रयागराज है। इसके बाद प्रयागराज के बाद आपका जौनपुर आता है। प्रयागराज के बाद जौनपुर आएगा, तो एक के बाद आपका 4 आ जाएगा। जौनपुर के बाद जो है आपका वाराणसी आएगा। जौनपुर के बाद वाराणसी आ जाएगा। फिर आपका गौतम बुद्ध नगर आएगा। फिर आपका सबसे लास्ट में बागपत आ जाएगा। ठीक है, तो 5 1 4 3 2 5 डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इन पांचों में सबसे बड़ा प्रयागराज है, फिर आपका जौनपुर है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, प्रयागराज, जौनपुर, जौनपुर के बाद वाराणसी है, वाराणसी के बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर आपका बागपत आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कितने जिलों को स्पर्श करती है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है आपके 5 जिलों को स्पर्श करती है। ध्यान रखिए, 5 जिलों को। कौन कौन से? तो देखिए, उत्तर में यदि आप, ये लखनऊ है, तो लखनऊ के उत्तर में आपका सीतापुर और हरदोई है, दक्षिण में रायबरेली है और पूर्व में बाराबंकी है तथा पश्चिम में उन्नाव जिले को स्पर्श करती है। उत्तर में 2 जिले, उत्तर में 2 जिले हैं, दक्षिण में एक और पूर्व पश्चिम में एक एक जिले। तो फिर से देख लीजिए, यहां पर ऐसे थोड़ा सा बना करके, ये मान लीजिए लखनऊ है, इसके उत्तर में 2 जिले हैं, उत्तर में 2 जिले हैं। कौन कौन से? सीतापुर और हरदोई है, दक्षिण में रायबरेली है, पूर्व में बाराबंकी है और पश्चिम में आपका उन्नाव है। कुल 5 जिले लगे हुए, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करता है? तो कुल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के 9 है। ठीक है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि उत्तर प्रदेश से टच करता है, तो यहां पर 9 हो जाएगा। तो ये 9 कौन से हैं? तो थोड़ा सा नाम देख लीजिए। देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इसमें दिल्ली आपका संघ शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं। पहला है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला मतलब आपका पूर्वी जो जिला है, यह सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करता है। यह कथन सही है। 4 प्रदेश या 4 राज्य कौन से हैं? तो ये 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। इसको एक बार मैप में और देखिएगा। ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है। ये सही है। जो उत्तर प्रदेश के 6 जिलों को स्पर्श करता है, तो यहां पर आधा जो 6 जिलों है ये गलत है, क्योंकि 7 जिलों को स्पर्श करता है। 6 जिलों को नहीं बल्कि 7 जिलों को स्पर्श करता है, इसलिए दूसरा कथन आपका गलत हो जाता है। तो पहला सही, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, तो यहां पहले बात कर चुके हैं कि 4 राज्यों से लगता है। अब ये 7 जिले जो नेपाल से लगते हैं उत्तर प्रदेश के, ये 7 जिले कौन कौन से हैं? तो नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। महाराजगंज, बहराइच, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और इसको कई बार आपको याद कर लीजिए। ये भी पूछा जा सकता है कि विकल्प में 4 के नाम दे करके ये पूछा जा सकता है कि किसकी सीमा नेपाल से लगती है, किसकी नहीं लगती है। तो महाराजगंज, बहराइच, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर। इसको मैप में भी अवश्य देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। यहाँ पे 4 कथन आपके दिए गए हैं। 4 कथन। पहला है कि उत्तर प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राढ़ कहा जाता है। राढ़ कहा जाता है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश को 4 उपविभागों में विभाजित किया गया। नहीं, 4 नहीं, 3 उपविभागों में। जो गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी प्रदेश है, इसे 3 उपविभागों में विभाजित किया गया। 3 उपविभाग कौन से हैं? गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा यमुना का मध्यवर्ती मैदान और गंगा यमुना का पूर्वी मैदान। ठीक है, तो यहां पे 4 नहीं 3 है, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित हैं। यह कथन आपका सही है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत जो है बुंदेलखंड और बघेलखंड के भाग सम्मिलित हैं। डी ऑप्शन
बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उत्तर प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीनतम नीच चट्टानों तथा निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ। यह कथन भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा कि देखिए उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब जो एनसीआर वाला इलाका है, उस एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। ये 8 जिले कौन से हैं, ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, देखिए गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर या नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। फिर से देख लीजिए, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, ठीक है, और शामली है, 8 है शामली। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं और बताना इनमें सही कौन सा है। पहला देखिए, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना वर्ष 1979 1979 में प्रारंभ की गई। 1979 में, यह कथन आपका सही है। दूसरा आपका प्रश्न है कि 1935 में उत्तर प्रदेश के वनों को राजकीय संपत्ति घोषित किया गया। यह कथन भी सही है। तीसरा, जुलाई 1952 1952 में प्रदेश में वन महोत्सव की शुरुआत हुई, सही है। चौथा, बेलहत्थी ग्राम कहां पे है, सोनभद्र में, तो बेलहत्थी ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया। ये कथन भी सही है। 4 के चारों कथन यहां पर सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन 1 2 3 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश को कुल कितने शस्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो कुल 9 शस्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया। देखिए पूरे भारत को जो है 15 में विभाजित किया गया, पूरे भारत को 15 में और उत्तर प्रदेश को 9 में, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये 9 कौन से, इसको भी एक बार देख लीजिए। तो इसमें आपका तराई क्षेत्र है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, मध्य पश्चिमी क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र है, मध्य मैदानी क्षेत्र है और बिंद क्षेत्र है। तो ये 9 जो है शस्य जलवायु क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 4 कथनों में से असत्य कथन कौन सा, ये बताना है हमें। देखिए पहला, उत्तर प्रदेश के झांसी तथा आगरा जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, जबकि बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। यह कथन सही है। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक गर्मी कहां पे पड़ती है, झांसी तथा आगरा में, और सबसे कम बरेली में। दूसरा, उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा लगभग जो 75 से लेकर 80% तक ये दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर की मानसून शाखा से प्राप्त होती है। ये कथन गलत है। देखिए ये दक्षिण पश्चिम मानसून के से तो आती है, परंतु अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से, ना कि अरब सागर से, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से प्राप्त होती है, जो कि प्रदेश की कुल वर्षा का लगभग 75 से 80% होता है। तो आपका बी ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है। सी, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में तथा सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, गोरखपुर में, सबसे कम मथुरा में। जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि सबसे अधिक गर्मी कहां होती है, गर्म कहां होता है, झांसी और आगरा में। सबसे कम आपका कहां होता है, वो आपका बरेली था। आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन, कर्क रेखा से अधिक निकट अवस्थिति के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। यह कथन आपका सही है। यहां पर केवल बी वाला गलत था। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई, तो 25 नवंबर 1974 को 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। अगला है, 2 सूचियां यहां पर दी गई हैं, बताना है सही कौन से हैं। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान, ये जो कृषि विश्वविद्यालय है, ये कहां पर है, तो ये आपका मेरठ में। कहां पर है, मेरठ में है, तो 4 से मिलाइए। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहां पर है, तो लखनऊ में है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ, 3 से मिलाइए। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र ये कहां पे है, झांसी में है, तो 2 से मिला दीजिए। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पे है, कानपुर में, तो 1 से मिला दीजिए। तो 4 3 2 1 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उत्पादों व प्रमुख उत्पादक जिलों में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। देखिए, आंवला के लिए प्रतापगढ़ सही है, पान के लिए महोबा सही है, ठीक है। हल्दी के लिए बघेलखंड क्षेत्र नहीं है, हल्दी के लिए जो है बुंदेलखंड क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, बघेलखंड क्षेत्र हल्दी के लिए नहीं है, हल्दी के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो इसलिए सी ऑप्शन गलत है। आम के लिए लखनऊ है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि भारत के कुल मैथा आयल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है, तो 90% है, लगभग 90%, एक अधिकार टाइप का है, ठीक है। शिवला या मैथा पुदीना से मिलता जुलता पौधा है, जिसकी पत्तियों से मैथा ऑयल
निकाला जाता है, जो कई प्रकार की औषधियों हेतु उपयोगी पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। भारत विश्व में 85% मैथा निर्यात करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश भारत का लगभग 90% मैथा ऑयल अकेले उत्पादित करता है। प्रदेश में मैथा की खेती बाराबंकी, कन्नौज, जालौन, इटावा, एटा, बदायूं, रामपुर, औरैया आदि पश्चिमी जिलों में होती है। इसकी खेती के लिए अधिक ताप व जल की आवश्यकता होती है, जिस कारण गर्मी में इसकी उपज अधिक अधिक अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 13 जनवरी 2022 को जारी 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सोनभद्र जिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन चारों में से देखिए, पहला, यह सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला है, सोनभद्र, सही है। यह सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है, ये भी सही है। यह सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है, ये भी सही है। यहाँ सर्वाधिक अतिसघन पर क्षेत्रफल यहाँ सर्वाधिक अतिसघन पर क्षेत्रफल वाला जिला है, यह सर्वाधिक अतिसघन क्षेत्रफल वाला जिला है, ये कथन आपका गलत है। देखिए, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि देखिए, सर्वाधिक अतिसघन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपका सोनभद्र नहीं बल्कि लखीमपुर खीरी है। ठीक है, लखीमपुर खीरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डॉस्ट, जो कि विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की गई, किस प्रकार की फसलों को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई है? तो ये कम जल वाली फसलों को बढ़ावा देने हेतु, पॉपुलर पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए, पॉपुलर के बीच चना मटर मसूर की खेती को बढ़ावा देने, तो इन सभी के लिए जो है इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, यूपी डास्प विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के 170 विकास खंडों में चलाई जाने वाली परियोजना है, जिसका उद्देश्य कृषि के अतिरिक्त उद्योगों द्वारा रोजगार के अवसर सृजित किया जाना है तथा प्रति इकाई अधिकतम लाभ अर्जित करना है। इसी योजना के अंतर्गत कम जल वाली फसलों को बढ़ावा देना, मक्का, उड़द, मूंग, ग्वार आदि फसलों को बढ़ावा देना, पॉपुलर पौधारोपण को बढ़ावा देना, पॉपुलर के बीच चना मटर मसूर की खेती आदि को बढ़ावा देना है तथा एसएमएस के जरिए किसानों को बाजार मूल्य की जानकारी प्रदान करना आदि कार्य किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना है सत्य कथन कौन से हैं। तो पहला है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है, सही है। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला इटावा है, ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कुल 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में। सस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9 है, परंतु पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कौन सा। पहला, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है, सही है। दूसरा, प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 71% जो है नलकूपों से सिंचित होता है, सही है। प्रदेश में इसका प्रारंभ मेरठ सन 1930 में हुआ, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। गलत सुमेलित युग्म की पहचान करना है परियोजना और नदी के संबंध में। तो देखिए, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर है, मौदहा बांध बिरमा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध जो है वो यमुना गंगा नहीं है, ये रामगंगा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध जो है वो रामगंगा है, ना कि यमुना गंगा, तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कितने हेक्टेयर भूमि वाले कृषकों को सीमांत कृषक कहते हैं? तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषकों को उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश कृषि से समृद्धि आयोग की स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश कृषि से समृद्धि आयोग की स्थापना हुई है। एक सेकंड, नहीं, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग, इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग। तो उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई? 2017 में। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। राज्य दुग्ध परिषद 1978 नहीं, राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में होती है। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, किसान मित्र योजना 2002 की नहीं 2001 की है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 की नहीं 1999 2000 की 2000 की है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम 1978 की, सही है, तो डी वाला यहां पर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन है। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, पशु जैविक औषधि संस्थान ये कहां पे है? लखनऊ में है, 2 से मिला दीजिए। पशु चारा बैंक कहां पे है? ये झांसी में है, 4 से मिला दीजिए। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, तो 3 से मिला दीजिए। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है, तो 1 से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2
2431 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, उद्गम और स्थान। उद्गम और स्थान, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम कहाँ पे है? ऊपरी गंगा नहर का उद्गम जो है आपका हरिद्वार में है, 3 से मिला दीजिए। निचली गंगा नहर का कहाँ है? नरोरा में है, 1 से मिलाइए। ऊपरी गंगा नहर का हरिद्वार, निचली का नरोरा है। शारदा नहर का वनवाला है, शारदा नहर का वनवासा है, वनवासा, वनवासा। तो 4 से। घाघरा नहर का क्या हो जाएगा? मिर्जापुर है घाघरा नहर का, तो 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 3142 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो जो शारदा नहर है, शारदा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। इस पर खटीमा शक्ति केंद्र, खटीमा शक्ति केंद्र स्थित है। इसका उद्गम बनवासा नामक स्थल है। यह प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसका इसका जिसका निर्माण 1920 से 28 के मध्य हुआ था। पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। देखिए, सबसे लंबी नहर शारदा नहर, जबकि सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। पहला, इस सूचकांक में 125 देशों को शामिल किया गया, सही है। इसमें भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही। 2 के दोनों कथन यहां पर सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसे WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो डॉक्टर साइमा वाजिद को अक्टूबर 2023 में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में शाइमा वाजिद को नामित किया गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सत्य कौन सा। पहला, दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान किया, सही है। यह सम्मान वर्ष 1993 में स्थापित हुआ था, नहीं, 1991 में, 1991 में स्थापित हुआ था। यहाँ पे पहला कथन सही, दूसरा गलत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, व्यास सम्मान हिंदी साहित्य में किए गए योगदान के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। पहला व्यास सम्मान वर्ष 1991 में रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। अगला है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ध्यान रखिएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगला है, नवंबर 2023 में इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बी आर ललिथंबिका को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।